वाह, क्या आईपीओ है। चलिए, वाह क्या आईपीओ है, खास पेशकश हमारी। और अभी हमने देखा हुंडई का आईपीओ, और हुंडई के बाद अब जो है आज से फिर से दो नए आईपीओस खुल रहे हैं। क्या रणनीति होनी चाहिए और क्या ये हुंडई पर भारी पड़ेंगे या नहीं। हालांकि अभी हुंडई की लिस्टिंग हुई नहीं है तो कुछ भी कहना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन क्या यहाँ पर आईपीओ खुलने से पहले से जो रुझान था वो रुझान अभी भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और वारी एनर्जीज को लेकर के जो ग्रे मार्केट में प्रीमियम था, और वही तरह के आंकड़े जो है अब सब्सक्रिप्शन में भी दिखाई दे रहे हैं। शौर्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपने तमाम आंकड़ों के साथ। शौर्य, जिसे कहते हैं वाह क्या आईपीओ है, क्या शानदार शुरुआत देखने को मिली है। जी बिल्कुल सही बात है, इसे कहते हैं वाह क्या आईपीओ है। हमने भी डिस्कस करा था देश का सबसे बड़ा आईपीओ, अब आया है देश की सबसे बड़ी सोलर एनर्जी बनाने वाली कंपनी का आईपीओ, और उस तरह का बहुत ही शानदार रिस्पांस देखने को मिल रहा है वारी एनर्जीज में। सब्सक्रिप्शन में नजर डालें तो पहला ही दिन है, आधा दिन हुआ है और 2 गुना ऑलरेडी भर चुका है। ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखें तो 100% के भी ऊपर प्रीमियम चलता हुआ नजर आ रहा है। 1503 का प्राइस है प्राइस बैंड पे, और 1510 का चल रहा है इस पे ग्रे मार्केट में और प्रीमियम। कंपनी का ऐसा नहीं है साइज छोटा है, अच्छा खासा आईपीओ का साइज है। 4000 करोड़ से ज़्यादा आईपीओ का साइज, इसमें 3600 करोड़ फ्रेश इशू के लिए है। कंपनी के बारे में थोड़ी डिटेल दें, ये इंडिया की सबसे बड़ी सोलर एनर्जी पीवी बनाने वाली कंपनी है। इसके पास टोटल 12 गीगावाट की कैपेसिटी है, और अभी जो इन्होंने पैसा लिया है वो और कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए लिया है, जिसके बाद इनकी टोटल 18 गीगावाट की कैपेसिटी हो जाएगी। और टोटल ऑर्डर बुक देखिए, ऑर्डर बुक भी अच्छी खासी है इनकी। ऑर्डर बुक भी जो है टोटल, लेकिन के इंडिया में है 16 गीगावाट की कैपेसिटी ऑर्डर बुक, और टोटल अमेरिका में इनकी एक सब्सिडरी है जिसकी टोटल 3 गीगावाट की कैपेसिटी है, यानी टोटल 19 गीगावाट की इनके पास अभी ऑर्डर बुक भी मौजूद है आगे के कारोबार के लिए। बिल्कुल, चलिए, तो शानदार रिस्पांस यहाँ पर मिल रहा है। 2 गुनों से ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन, अभी पहला दिन पूरा नहीं हुआ है, और ग्रे मार्केट के अंदर काफ़ी शानदार प्रीमियम और 100% से ज़्यादा का प्रीमियम मिल रहा है। सर, लेकिन इस बार वारी पे तो बात आपसे करें, लेकिन हुंडई में हुआ क्या, रिटेल जो है मतलब आधा हिस्सा भी सब्सक्राइब नहीं हो पाया, सिर्फ आधा हिस्सा ही सब्सक्राइब हो पाया। लोगों ने नकार दिया बिल्कुल, रिटेल निवेशकों ने। क्या वजह मानते हैं आप। देखिए विपुल जी, जब अपने आप को ये लगने लगे कि आप ही सबसे बड़े सूरमा हैं, आप ही सबसे ज़्यादा, आप जो सोचेंगे वैसा ही हो जाएगा, तो जो जनता है वो सब जानती है, वो जब धुतकार देती है तो ऐसा ही होता है। तो मुझे कहीं ना कहीं से जो फंडामेंटल जो यहाँ पर व्यूज़ दिए, कंपनी ने जो ग्रोथ दिखाई, जो स्ट्रक्चर बताए, उस पर उतना स्टोरी बिक नहीं पाई। और जब स्टोरी बिकती है तभी स्टॉक चलता है, अगर स्टोरी नहीं बिकती तो स्टॉक नहीं चलता। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपके सामने यही कहूँगा कि सबसे बड़ा आईपीओ पे शायद दाग ही लग जाएगा कि सबसे जो है वो बुरे रिटर्न का। और दूसरी तरफ मुझे ऐसे समय पे एक फिल्म इंडस्ट्री के बहुत से सितारे याद आते हैं, पुराने समय के काका साहब और बड़े बड़े नाम जो कि एक टाइम पे सुपरस्टार होते थे, अपने सामने कुछ समझते नहीं थे, लेकिन जनता को आकलन अगर गलत हो गया तो क्या होता है वो हमारे सामने एग्जाम्पल है। कुछ हुंडई भी ऐसा ही किया, लेकिन फिलहाल फंडामेंटल नंबर पे तो जो डर था वही हुआ। तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि जनता इस सब को नहीं समझती है। और दूसरी बात है कि कुछ लोगों ने ज़रूर यहाँ पर रिकमेंड किया, बताया कि हाँ ऐसा कर लीजिए ऐसा कर लीजिए, लेकिन वैल्यूएशन आपका है, पैसा आपका है, तो आप समझदार हो रहे हैं, बस यही सबसे अच्छी बात है। यही सबसे अच्छी बात है। चलिए वापस लौटते हैं वारी पे, और वारी की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर एम्प्लॉयज़ का कोटा जो है वो पूरी तरह भर गया है। रिटेल का हिस्सा 2.25 गुना बढ़ गया है, टोटल 2.25 गुना के आसपास 2.11 गुना जो है सब्सक्राइब हो चुका है। सर, आपकी सलाह क्या रहेगी। ब्रोकर्स की राय जरा एक बार दिखा लीजिए पहले, उसके बाद से रवि जी की राय लेते हैं। आनंद राठी से रिसर्च करें, सब्सक्राइब कीजिए। ICICI डायरेक्ट सब्सक्राइब कीजिए। जियोजित फाइनेंशियल सब्सक्राइब कीजिए। KR चौकसी फिनसर्व का ही मानना है, सब्सक्राइब कीजिए। सर, आप सहमत हैं इन लोगों से, क्या सलाह रहेगी। एक तो क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, सरकार का फोकस काफ़ी ज़्यादा है रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के। आप जो इसका प्राइस बैंड रखा गया है, जिस तरह का रिस्पांस मिल रहा है, उससे संतुष्ट हैं। देखिए, सेल्फ सेटिस्फाई तो हो सकता है, लेकिन सब कुछ संतुष्ट नहीं होता है। मुझे प्राइस बैंड थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, और मैं भावनाओं में नहीं बहता हूँ। मैं इसकी बात करता हूँ कि जो अभी एग्जिस्टिंग कंपनीज़ हैं उनके अगर पीई को देखते हैं और इसके पीई को देखते हैं तो कंपनी ने बड़ा दांव खेला है, और यहाँ पर थोड़ा हायर वैल्यूएशन पर स्टॉक को लेकर ज़रूर आ रहे हैं, जिससे इन्वेस्टर के पॉकेट में जो पैसे जाने चाहिए थे वो थोड़े कम जाएंगे। तो मेरा जो है कि हाँ, सब्सक्राइब तो बिल्कुल करिए, लिस्टिंग गेन आपको मिलेगा, लेकिन बहुत बड़ा गेन मिलेगा ये इसके चांसेस थोड़े कम हैं। लेकिन हाँ, फिर भी
जो अभी के मौजूदा फंडामेंटल है उसके बेसिस पे आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। मतलब सब्सक्राइब कर सकते हैं लिस्टिंग इन के लिए और या फिर लॉन्ग टर्म के लिए? लॉन्ग टर्म के लिए तो देखिए दूसरे कई ऑप्शंस ज़्यादा अच्छे अवेलेबल हैं, और वैसे भी दो चीज़ों पे मैं ज़्यादा फोकस बहुत लॉन्ग टर्म नहीं रखता हूँ, क्योंकि ये स्टोरी जब आती है तो उड़ती है और ख़त्म हो जाती है। जैसे कि एग्जांपल के लिए आपको सुज़लॉन का एग्जांपल इसलिए देता हूँ, जब विंड एनर्जी की बात की थी, टेक्नोलॉजी बदल गई तो वो ख़त्म हो गया। फिर सोलर पे बात की गई, सोलर पे ऑलरेडी इस समय काफ़ी अग्रेसिव जो है वो बाइंग मोमेंटम दिख चुका है, अच्छे हायर पी पे थोड़ा ट्रेड हो रहा है, तो मुझे थोड़ा सा ओवर वैल्यू इसीलिए पूरी इंडस्ट्री पे लग रहा है। जैसे कि आपने चिप वाली कंपनीज देखी होगी, तो मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि आप जागरूक रहें, समझें चीज़ों को और सोच समझ कर डिसीजन। तो सब्सक्राइब करने की सलाह है। लिस्टिंग इन के लिए सब्सक्राइब करें। वारी एनर्जीज का आईपीओ काफ़ी शानदार रिस्पांस, और इसी शानदार रिस्पांस पे हमारे साथ कंपनी की मैनेजमेंट भी जुड़ चुकी है, और हमारे साथ अब स्वागत करते हैं हितेश चिमनलाल दोषी जी का, सोनल श्रीवास्तव जी का। मैम आप दोनों का ही, सर आपका भी दोनों का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और काफ़ी शानदार रिस्पांस सर। पहले से ही आईपीओ जब आ रहा था उससे पहले से ही हम देख रहे थे ग्रे मार्केट में हलचल मची हुई थी, 85-90% के आसपास का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा था। आज आईपीओ आपका खुला है, 2-2.25 गुने के आसपास का सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी यहाँ पर हो चुका है, और ये अभी अभी आधा दिन भी नहीं गुजरा है और 1-2 घंटे अभी बाकी हैं। तो पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से कि जिस तरह का रिस्पांस मिल रहा है। हितेश जी आपको वजह क्या मान रहे हैं इतने अच्छे रिस्पांस की आप? थैंक यू वेरी मच। आपने हमें बुलाया और समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आई थिंक वजह तो यही कह सकते हैं कि इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट है, कॉन्फिडेंस है, और ऑफ कोर्स हमारा परफॉर्मेंस 16 साल का रहा है इस इंडस्ट्री में। तो जो लास्ट 15-16 साल से हम लोग जो काम कर रहे हैं, शायद वो इन्वेस्टर को अच्छी तरह पसंद आया है। जी शौर्य जी सर, चलिए अगर आपके हम ऑर्डर बुक पर नजर डालें, आपके अच्छी खासी ऑर्डर बुक है। टोटल 19 गीगावाट का ऑर्डर बुक है, 16 गीगावाट इंडिया में, 3 गीगावाट आपके सब्सिडरी में भी है। लेकिन अगर आपने बताया कि आपको FY27 तक ऑर्डर पूरे करने हैं डोमेस्टिकली, और जो मैंने यूएस की सब्सिडरी है उसमें FY30 तक, तो अब एक साल में लगभग कितने गीगावाट के आसपास का ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर पाते हैं आराम से? हम लोग कंटिन्यूसली हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। जैसे अभी हम 13.5 गीगावाट पे पहुंच गए हैं, 13.3 प्रिसाइजली। इसको हम 21 गीगावाट पे लेके जाएंगे। तो कैपेसिटी बढ़ने से एक ऑर्डर बुक का एग्जीक्यूशन थोड़ा स्पीडियर होगा, बेटर होगा। दूसरा, जो ऑर्डर की बुक होती है ये बहुत पार्शियल होती है, क्योंकि ज़्यादातर बिजनेस जो होता है, जैसे हमारे रिटेल नेटवर्क है, करीब 380 हमारे चैनल पार्टनर्स है इंडिया में, जहाँ हमारी फ्रेंचाइजी शॉप्स है। यहाँ पे कैश एंड कैरी वाला मामला होता है, जहाँ 8 दिन से ज़्यादा समय नहीं मिलता है। आज पैसा दिया, ऑर्डर दिया, उनको 8 दिन में मटेरियल देना होता है। उसी तरह छोटे प्रोजेक्ट्स है कुसुम के अंदर या रूफटॉप के अंदर, या और कोई मार्केट यहाँ जो होती है, तो एक आप ये कह सकते हैं 30-40% बिजनेस जो आता है वो शॉर्ट टर्म ऑर्डर से आता है। लॉन्ग टर्म ऑर्डर बुक जो होती है वो मैक्सिमम 60% तक होती है। इसको हमें 2 साल में पूरा करना है, और हम जिस तरह कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं हम लोग इसको 2 साल में पूरा कर देंगे। बट उस दरमियान 150 से ज़्यादा सेल्स के लोग हमारे ऑन रोल जो है वारी में, इंडिया में और बाहर, ये लोग कॉन्स्टेंटली नए ऑर्डर्स भी बुक करते रहते हैं। तो ऑर्डर बुक ये नहीं कह सकते कि आज की कब खत्म होगी, नई कब आएगी। एक कांस्टेंट फ्लो है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। जी मैम, आपसे समझना चाहेंगे कि अभी आपका जो रॉ मटेरियल आता है उसका बड़ा हिस्सा जो है वो चाइना से आता है। अब आप अपनी रणनीति में चेंज करने जा रही हैं, उससे आपकी कॉस्टिंग पे किस तरह का असर पड़ेगा और किस तरह का बदलाव करने जा रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। जी। यदि आप देखेंगे तो हमने अनाउंस किया है कि हम 5.4 गीगावाट की सेल कैपेसिटी लगा रहे हैं, जो कि इस ही फाइनेंशियल ईयर में लग जाएगा, और फिर हम रैंप अप करेंगे। और इसके अलावा 6 गीगावाट और है सेल कैपेसिटी जो हम लगाने जा रहे हैं उड़ीसा में, एंड 6 गीगावाट की हम इंगोट और वेफर भी लगाएंगे। तो ये हमारा बैकवर्ड इंटीग्रेशन होगा। इससे हमें फ़ायदा होगा अपने मार्जिन्स पे। हमारे मार्जिन्स यदि आप देखेंगे तो लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 3 साल से आपने देखा होगा 6.9 से लेके अभी 15.5 है पिछले फिस्कल में।
तो इस बैकवर्ड इंटीग्रेशन से भी मदद होगा और आगे जाके हम इसको क्लोजली वॉच सर करेंगे। एक थाली मंगवा लेना, एक गेस्ट है साथ। अगर आपके पूरे क्षेत्र की बात करें उसमें अच्छा खासा कंपटीशन देखने को मिल रहा है, माना ग्रोइंग इंडस्ट्री है लेकिन बड़े बड़े दिग्गज प्लेयर भी आ रहे हैं। तो अभी हम आपके अगर रेवेन्यूज पे नजर डालें प्रॉफिट पे, तो नजर आ रहा है पिछले 1-2 साल में आपका प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव होते हुए नजर आया। उसमें हो सकता है थोड़ा इकोनॉमीज ऑफ स्केल का ही फायदा हो, लेकिन आगे आने वाले समय में जैसे कंपटीशन बढ़ेगा तो उससे आप प्रॉफिट मार्जिन पर किस तरह का इम्पैक्ट देख रहे हैं? अगर देखेंगे जहाँ तक कंपटीशन का सवाल है, पिछले 15 साल से आप देखेंगे एक्चुअली कंपटीशन हमेशा से थी। पहले हमें कंपटीशन रहा है चाइना के बड़े-बड़े प्लेयर्स से। ये वर्ल्ड क्लास और वर्ल्ड स्केल के प्लेयर्स हैं जो कि इंडिया में बेचते थे, उनके साथ भी हम कम्पीट कर रहे हैं और हम ग्लोबली कम्पीट कर रहे हैं। हम मानते हैं कि हमारा सप्लाई चेन ग्लोबल है। हम इंडिया से भी यूएस में सप्लाई करते थे और बाकी मार्केट्स में सप्लाई करते थे। तो कंपटीशन हमेशा रहा है और हम अपने बिजनेस पे फोकस कर रहे हैं, किस तरह से हम अपने कॉस्ट, मार्जिन्स और सेल्स को मैनेज कर सकते हैं और किस तरह से हम अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। जी सर आपसे समझना चाहेंगे, अभी हमारे साथ एक्सपर्ट भी हैं और इससे पहले भी बहुत लोगों से हमारी बात हुई। बहुत सारे लोगों का कहना है, सब लोग जिस सेक्टर में आप हैं, जो काम कर रहे हैं, उससे बहुत ज़्यादा खुश हैं, प्रसन्न हैं। लेकिन एक चीज़ लोगों को थोड़ी सी शिकायत लग रही है, हल्की सी, हालांकि निवेशकों को नहीं लग रही वो, कि थोड़ा सा अगर आप लोगों ने मार्जिन और छोड़ दिया होता प्राइस बैंड में तो थोड़ी सी और अच्छी बात हो जाती। तो इसको लेकर के हालांकि ज़्यादातर लोग टिप्पणी करते नहीं हैं, लेकिन अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। चमन जी। नहीं, जैसे आपने बताया ये नॉर्मली बैंकर्स और इन्वेस्टर्स प्राइस बैंड डिसाइड करते हैं, तो हमारी ओर से उस पर कुछ कहना मुश्किल होगा। अच्छा, भविष्य को लेकर क्या कुछ गाइडलाइन आप देना चाहेंगे सर, आने वाले टाइम को लेकर के? जैसा अभी शौर्य भी कह रहे थे कि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, हालांकि इस सेक्टर का भविष्य काफ़ी ज़्यादा उज्जवल है, भारत सरकार से लेकर के और तमाम क्षेत्रों में जो है रिन्यूएबल को लेकर के हर तरफ बात हो रही है, ख़ास तौर से भारत जैसा देश जहाँ पर कार्बन उत्सर्जन ज़्यादा है। तो क्या कुछ एक्सपेक्टेशन हम करें आप भविष्य को लेकर के? आपने क्या अपने लिए लक्ष्य तैयार रखे हैं? आई थिंक आपने काफी कुछ कवर किया, बट थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। एक इन जनरल हम लोग देख रहे हैं ग्लोबली 30% से ज्यादा ईयर ऑन ईयर सोलार की डिमांड बढ़ रही है आज की तारीख में, जब हाइड्रोजन नहीं है या पूरा ऑटोमोबाइल्स का इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ है। तो इंडिया की अगर हम लोग बात करते हैं तो इंडिया में अभी तक हमने 90 गीगावाट 30 सितंबर तक लगा दिया था। हमारे ऑनरेडी प्राइम मिनिस्टर का जो एक हमें विजन दिया है कि 500 गीगावाट हमें रिन्यूएबल एनर्जी 2030 तक लगानी है। ये करने के लिए हमें कम से कम 200 गीगावाट सोलार अभी और लगाना है। तो मार्केट साइज काफ़ी बड़ी है इंडिया में, इंडिया के बाहर। हालांकि हमारा लास्ट ईयर में 50% तो अमेरिका में एक्सपोर्ट हुआ है। हम दूसरी कंट्री में भी जाके फैक्ट्रियाँ लगा रहे हैं। तो मार्केट पूरी दुनिया का जब देखते हैं तो अपॉर्चुनिटी काफ़ी बड़ी है। कंपटीशन था, है और रहेगा, बढ़ेगा, मैं ये कहूँगा। बट मार्केट साइज को देखते हुए सबके लिए मेरे ख्याल से इसमें काफ़ी अच्छी जगह है और जो अच्छा काम करेंगे उसको उतना कोई इशू नहीं रहना चाहिए। मैम, बड़ी चुनौतियां क्या हैं आपके लिए, खास तौर से आपके जो पीयर्स हैं उनसे जो चुनौतियां आ रही हैं? चुनौती तो हमने लिखी हुई है अपने आरएचपी में, लेकिन आई थिंक चुनौती है से ज़्यादा मैं कहूँगी अपॉर्चुनिटी है। जिस तरह से सेक्टर एक्सपैंड कर रहा है और जिस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ दोनों आ रही है बोथ ग्लोबली और इंडिया में, आई थिंक हम किस प्रकार से इस अपॉर्चुनिटी को कैप्चर कर पाते हैं, कितनी जल्दी कैप्चर कर पाते हैं, ये हमारे लिए सबसे अहम बात रहेगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत भविष्य के लिए आप लोगों का जो है शुभकामनाएं कि जिस तरीके का रिस्पांस अभी मिल रहा है अगले 2 दिनों में और शानदार रिस्पांस मिलता हुआ दिखाई देगा। और उम्मीद करते हैं लिस्टिंग के दिन निवेशकों को भी इसी तरह का रिस्पांस मिलता हुआ दिखाई दे। और अभी आप लोग बहुत सारे बंधनों में बंधे हुए हैं, जब लिस्टिंग हो जाएगी तो शायद आप लोग भी खुल करके और बात कर सकेंगे। तो जब लिस्टिंग के बाद आपसे एक बार फिर से हम चाहेंगे कि आप लोग समय दें और डिटेल में विस्तारपूर्वक चर्चा हो। हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और दिवाली के समय आप आए हैं तो दीपावली की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और आपकी कंपनी को अभी से बहुत ज़्यादा। थैंक यू रोज, आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने समय दिया और हमें अपॉर्चुनिटी दी, उसके लिए भी आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। चलिए रवि जी के पास जल्दी सीधे चलते हैं और रवि जी से समझते हैं। सर, अब आपने मैनेजमेंट को भी सुन लिया,
कुछ विचारों में परिवर्तन आया आपके, या अभी आप कह रहे हैं कि अप्लाई करना चाहिए और लिस्टिंग के लिए ही है? नहीं देखिए, बिल्कुल मैनेजमेंट ने एज़ पर रिस्पेक्टेड जो चीज़ें बताई है वो एकदम रियल है, और काफ़ी हद तक जो है वो कंपटीशन को लेकर के जो अभी चैलेंजेस है वो थोड़े से हैं, लेकिन हाँ अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि फ़िलहाल तो मैंने इसीलिए पहले ही बोला कि जो भी है इस समय अगर IPO कंपैरिजन करते तो एक बार सब्सक्राइब करना चाहिए, और लिस्टिंग गेन आपको यहाँ पर जरूर मिलने के चांसेस है। चलिए, अंकुश अग्रवाल जी कह रहे हैं कि सर मैंने आपको शेयर मार्केट का रतन टाटा कहा था, वो तो हमें छोड़कर चले गए, आप कभी भी हमें और मनी9 को छोड़कर नहीं जाना, आई एम जस्ट वन ऑफ द योर बिगेस्ट फैन। तो अंकुश जी ढेर सारा प्यार आपको दे रहे हैं, तो उनके प्रेम को आप स्वीकार कीजिए। और एक और IPO खुला हुआ है, जरा शौर्य से वो भी जान लेते हैं। जी, जो एक और IPO खुला हुआ है उसका नाम है दीपक बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। इसका प्राइस बैंड है 192 से लेकर 203 का। 260 करोड़ का IPO साइज है, जिसमें 217 करोड़ का फ्रेश इशू है। यहाँ पे रिस्पॉन्स अच्छा देखने को मिल रहा है। लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से 2 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। एग्जैक्टली कहें तो 2.34, रिटेल का 3.85 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है, और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल 1.95 टाइम सब्सक्राइब हो गया। ग्रे मार्केट नजर डालें तो इसे 30% के अराउंड का प्रीमियम मिल रहा है। 30% के आसपास का, चलिए 30% के आसपास का प्रीमियम यहाँ पर मिल रहा है। रवि जी, अगर आपकी नज़रें गई हों दीपक बिल्डर के ऊपर, आज से ये IPO भी खुला हुआ है मेन बोर्ड पर, थोड़ा सा चर्चाओं में कम है क्योंकि वारी की हर जगह बातचीत हो रही है, आपकी टिप्पणी क्या होगी इस पर? देखिए, मार्केट के सिनेरियो और सेंटिमेंट को देखते हुए थोड़ा सा ओवरबॉट सिचुएशन है, प्लस दूसरी कंपनी की कुछ चिंताएं यहाँ पर बहुत क्लियर नहीं है, और वो चिंताओं का कोई सलूशन नहीं है। बोरोइंग कॉस्ट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, तो इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कुछ बचता नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि थोड़ा सा हो सकता है आपको प्राइस जो है वो इन लेवल्स के आसपास सस्टेन करता हुआ निकाल के आए, लेकिन पीयर कंपैरिजन करें, यानी अदर कंपनीज अगर इसी से रिलेटेड देखते हैं तो आपके पास ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस हैं। तो फिर एक बार को थोड़ा अवॉइड कर लेते हैं। बहुत अच्छे IPOs, बहुत ज़रूरी नहीं कि सारे IPOs पे इन्वेस्टमेंट किया जाए, फिलहाल अवॉइड की जाए। चलिए, फिलहाल पहला दिन अवॉइड की सलाह निकल करके आती हुई दीपक बिल्डर को लेकर के। और ममराज आर सेन जी कह रहे हैं कि देश के युवाओं को अभी कोई भी IPO में परचेज नहीं करना चाहिए, केवल सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में ही अप्लाई करो, प्राइवेट कंपनियों का IPO का बायकॉट करो। अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं सर देश दुनिया की, क्या ही बोला जाए। चलिए, ये बड़ी अच्छी बात है कि लोग खुल करके अपनी प्रतिक्रियाएं, अपनी बातें जो है यहाँ पर लिख रहे हैं। और एक दर्शक हमारे जो RBL बैंक पे बहुत परेशान है सर, और कह रहे हैं कि इस सेगमेंट में ही ले लीजिए। क्या आज हालांकि रिजल्ट भी आए थे, रिजल्ट अच्छे नहीं रहे, कह रहे हैं रवि जी RBL बैंक पे ज़रूर बता दीजिएगा। नमस्ते विपुल जी, रवि जी मैं RBL बैंक में अटका पड़ा हूँ, क्या करूँ, आज 14% गिर गया है, बेच दूँ या इसके 300 रुपये के लेवल आ जाएंगे, लॉन्ग होल्ड कर सकता हूँ? अभी ये कन्फ्यूज़न में है, आज जो पिटाई हुई है सर RBL बैंक की रिजल्ट्स के बाद। अब सर ख़राब रिजल्ट्स रहे हैं, क्या करें, एक बार के लिए निकल जाएं? 175 का 14.5%। दो तीन शेयर है जिससे विपुल जी मैं बिल्कुल अवॉइड रखता हूँ। एक RBL बैंक, दूसरा बंधन बैंक। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ये शेयर के जब रिजल्ट आते हैं ना तो 10-15% साफ कर देते हैं। तो फिलहाल सफाई चल रही है, एग्जिट कर लीजिए। बैंक ऑफ इंडिया या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा, इनमें शिफ्ट हो जाइए, लेकिन इस स्टॉक से एक बार एग्जिट कर लीजिए। 5-10% की गिरावट और आई तो आप बहुत ज़्यादा पैनिक पे आ जाएंगे। फिलहाल 150 के आंकड़े दिखाई देते हैं। चलिए, निकल जाइए सर, नुकसान बुक करने में कोई खराबी नहीं है, और एक बार कहीं फंस गए तो फिर आपके लिए फिर ज़्यादा पेनफुल होगा, तो निकल जाइए यहाँ से। IPO बाज़ार के सेगमेंट को यहीं पर हम समाप्त कर रहे हैं, लेकिन आज पहला दिन है, आगे आने वाले दिनों में और ज़्यादा अपडेट्स यहाँ पर निकल करके आएंगी और ज़्यादा रिपोर्ट सामने आएंगी, तो आगे भी हमारी कवरेज यहाँ पर जारी रहेगी। लेकिन फिलहाल वारी को काफ़ी शानदार रिस्पांस, वारी पर यहाँ पर थम्सअप मिला है रवि जी की तरफ से। कुछ एक कंसर्न है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर थम्सअप है। लेकिन दीपक को लेकर के अवॉइड करने की सलाह फिलहाल पहले दिन निकल करके आ रही है इस सेगमेंट में। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन चलिए इतना ही छोड़िए, रहने देते हैं, बहुत सारे सवालों पे फंसेंगे तो फंस जाएंगे। सॉरी, बहुत बहुत शुक्रिया। वाह, क्या IPO है।